लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, विधेयक पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम, पिछली सरकारें बिल पारित कराने में रही नाकाम। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए उत्सव का क्षण। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष विभाग के लिए 142% बजट आवंटन बढ़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी साबित। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया परामर्श। सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा का विचार करने वालों से सावधानी बरतने का किया आग्रह। कारबाख आर्मेनियाई अजरबैजान की युद्ध विराम की मांग पर हुए सहमत। कल अजरबैजान के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष विराम की पुष्टि की। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। इसे कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना बिल बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया बिल लागू होने के 15 साल के भीतर महिलाओं को आरक्षण की गारंटी देता है। आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने संसद में चर्चा के दौरान विधेयक पेश करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने कहा कि यह विधेयक समय की जरूरत है। उन्होंने देश की लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। लेकिन बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी है वो महज 14% है और राज्यसभा में केवल 11% है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिसर्च हुई जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा देखा गया 193 देशों में, जिसमें भारत की रैंकिंग 149 है, यानी 149 है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भी 146 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो 135वीं है। ये कोई बहुत एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है हमारे लिए। और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसभाओं से लेकर हमारे देश की लोकसभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है।
और इससे पहले आज चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बिल में दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पहले ही फैसला किया कि आरक्षण होना चाहिए। संगठन में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही, और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्वसम्मति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए, और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूपीए की सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया तब भाजपा ने इसका समर्थन किया था। यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। और बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। सोनिया गांधी ने मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उप कोटे के साथ महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है।
और 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में जारी चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि सोनिया गांधी राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी क्योंकि वे विपक्ष की आवाज हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बिल के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं में बंगाल की गीता मुखर्जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार भी उनका जिक्र नहीं करते हुए ये साबित कर दिया कि वे किस तरह राजनीति से प्रेरित हैं। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, यह बिल आपका नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से संबंधित मांग की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। वहीं सपा सांसद डिंपल ने राज्यसभा और विधान परिषद में बिल लागू होने को लेकर भी सवाल पूछे। पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस द्वारा घड़ियाली आंसू बहाए जाने की निंदा की है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि आरक्षण के मसले पर कांग्रेस का इतिहास बहुत ही खराब रहा है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। जो महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें कांग्रेस समेत तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं? ये कांग्रेस हो जो क्षेत्रीय दल हो, मोदी जी ने एक स्पेशल सेशन जो बुलाया गया, नव भारत निर्माण के अंदर महिलाओं का भी भागीदार होना चाहिए, कटिबद्ध है। इसीलिए ये नया भवन में पहली बिल महिला आरक्षण को मोदी जी ने सरकार लाया गया। तो ये सही नहीं पा रहे क्योंकि 1996 से ये लगातार ये कांग्रेस और अन्य दलों महिलाओं के बारे में, आरक्षण के बारे में बार बार बात करना, किस तरह 2010 में भी मनमोहन जी के सरकार में प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में किस तरह उनकी सहयोगी दल किस तरह उनको टुकराया गया। जब ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा नेहरू जमाने से लेकर आज राहुल गांधी तक हमेशा आप ओबीसी विरोधी थे, ओबीसी के आरक्षण के विरोधी थे। काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक कभी आप ओबीसी समाज का आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया। जो बिल में प्रावधान है उसमें 2029 से लागू करने की बात की जा रही है। जाति जनगणना का मुद्दा भी उठ रहा है। आज मोदी जी ने देखो 2014 से लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिलाओं के खाता खोलना, महिलाओं के आवास के उनके नाम करना,
और शौचालय बनाना महिलाओं के लिए, सैनिक स्कूल में महिलाओं को आरक्षण, बच्चियों को आरक्षण देना, और पहली बार आजादी के अंदर एक रक्षा मंत्री महिला को दिया गया, एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, एक महिला को आज वित्त मंत्री बनाया गया। ये सब आज सही नहीं पा रहे, भागीदारी बढ़ गया। तो मोदी जी चाहते हैं कि सरकार के अंदर भी महिलाओं को बढ़ावा देना, इसलिए जरूर इसको बिल को हम जरूर पास कराएंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण का कहना है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में लाकर वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। अब तक जितने भी आरक्षण की बात हुई है, कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण विधेयक पर आपत्ति जताने वाली कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक काम है जो दूसरी सरकारें नहीं कर सकी। या तो उनमें साहस नहीं था या वे इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। जब आरक्षण दे रहे हैं तो एक है नीतिगत निर्णय जो संविधान में संशोधन करके होगा, फिर इस आरक्षण को जमीन पर कैसे लाया जाए उसकी प्रक्रिया भी संविधान और कानून में तय है। अभी जो डिलिमिटेशन है वो 26 तक प्रतिबंध है, तो वो करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, डिलिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि SC ST को वहीं पर आरक्षण मिलेगा जहां पर उनके आबादी का प्रतिशत बाकी तुलना में ज्यादा है। तो ये जो सेंसस होगा ये उसमें मदद करेगा कि वो सीटों पर विचार करने लायक विषय होगा डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। इस दौरान डीडी न्यूज ने संसद परिसर में गुजरात से बड़ी संख्या में पीएम मोदी के नाम की मेहंदी लगाकर पहुंची महिलाओं से खास बातचीत की है। तमाम महिलाएं आज दर्शक दीर्घा में हैं जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, पारित इसे कराने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। आप लोग आज आई हैं पार्लियामेंट देखने, नया संसद भवन उसकी शुरुआत हुई है और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा बिल, क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि बरसों से ये बातें हो रही थी, लेकिन आज महिला बिल जब पास हो गया है तब हम लोग इतने खुश हैं कि जो महिलाएं किचन में थी आज वो राजकीय क्षेत्र में अपना पक्ष रख पाएंगी। जो महिला नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी नहीं, महिला सब कुछ कर सकती है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में जब ये बिल लोकसभा में पारित हो रहा था तो ये महिलाएं मौजूद थी। इनके चेहरे की खुशी बताती है कि कितनी प्रसन्नता है कि ये कह रहे हैं कि ज्यादा महिलाएं अब सांसद के तौर पर दिखेंगी, राज्यों की विधानसभा में दिखेंगी। क्या कहना है आपका? हम बहुत खुश हैं इस बात के कि जैसे पहले जमाने में हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, वहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि झांसी की रानी, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था। आज हमें वो भी हक मिला है और साथ में हमें आकस्मिक तरीके से आज यहाँ संसद देखने आए हैं और उसी दिन महिलाओं को उनका हक मिला है। ये आप लोगों ने हाथ में क्या लिखा?
और देश के अलग अलग हिस्सों से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए महिलाएं संसद भवन पहुंच रही हैं। गुजरात से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। पीएम के नरेंद्र मोदी का नाम की मेहंदी लगा के वो संसद भवन में पहुंची हैं और ऐसी ही कुछ महिलाओं से पार्लियामेंट में बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। समर्थन में तमाम देश भर से महिलाएं संसद पहुंच रही हैं और आप देखें ये भी गुजरात से महिलाएं पहुंची हैं और अगर हथेली पर अगर देखें तो मोदी जी जो नाम है वो लिखा हुआ है नारी शक्ति ने, कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर आया है और बड़ी संख्या में सपोर्ट करने के लिए ये महिलाएं पहुंची हैं। ये नाम आपने मेहंदी से मोदी जी क्यों लिखा हुआ है? जब मोदी जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, तब हम सब बहनों ने मोदी जी को हाथ पे मोदी जी लिख के उसको सम्मान दिया है, क्योंकि मोदी जी स्त्रियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। स्त्रियों किचन से लेकर अब ये राजकारण तक पहुंच गई है और सबके लिए मोदी जी बहुत कुछ करते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए हम सब बहनें ने मोदी जी को हाथ पे नाम लिखकर सम्मान दिया है। जो महिला आरक्षण दिन घोषित किया है उसके समर्थन में ही हम लोगों ने ये मोदी जी के लिए लिखा है। मोदी जी जब लड़की जन्म लेती है वहाँ से लेके जब उसका पति नहीं रहता तब तक की बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं और आज ये बिल पास हुआ है तो जो अलग अलग विस्तार से महिलाएं आएंगी वो अपना पक्ष रख पाएंगी और जो अभी उनकी स्थिति है उनसे और बेहतर हो जाएगी। आपने देखा ये तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार लेकर आई है, आने वाले समय में महिलाओं की तस्वीर बदल जाएगी और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हाथ पर मेहंदी से मोदी उन्होंने नाम लिखा हुआ है। और अब ये तमाम महिलाएं देख रही हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो सांसद पार्लियामेंट के अंदर महिला बिल के समर्थन में अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, वो किस तरह से दलील रख रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये महिलाएं पहुंची हैं। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। इसी कड़ी में संसद पहुंची अभिनेत्रियों ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी का इजहार किया है। एक भारतीय होने के नाते, एक नारी होने के नाते बहुत ज़्यादा आशा है मेरे दिल में कि जिस बदलाव के लिए हम रुके थे वो आज आ चुका है और हमारा कल और भी बेहतरीन होगा। जैसे कि मुझे ये बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन हम आए हैं, हमें मौका मिला और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मैंने अंदर से देखा, हम पहले टीवी में देखते थे और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए औरतें और मेन को, जो कि अभी हो रहा है और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। आज जी वुमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे निकला है, उसकी बहुत बहुत खुशी है क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। राजनीति में हमारी महिलाएं जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें रिजर्वेशन मिले, हमारी बातें सुनी जाएं और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग देख के भी बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सारे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आके। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफी सारे एरियाज में गए, इनके आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर में गए, एंड टुडे इज ऑल्सो अ हिस्टोरिक डे बिकॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, विच आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर women, their empowerment and the inclusion of women from all walks of life in the law making process in this country. बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा से पहले राज्यसभा के सभापति ने कहा कि ये भारत के लिए गौरवशाली पल है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी नई स्पेस यात्रा है जिसमें हमारे वैज्ञानिक नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। The glorious accomplishments of our space scientists. From the inception of our space program, we have consistently pushed the boundaries of space exploration and our achievements in this domain. These have catapulted the nation onto the global center stage. From Chandrayaan missions to the Moon, Mars, Orbiter mission, Mangalyaan, and Aditya L1 solar exploration, India has shown to the world that the sky is not the limit, it is just the beginning.
और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उन्होंने समय समय पर वैज्ञानिकों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया। वो क्षण कोई भी नहीं भूल सकता जब पीएम ने वैज्ञानिकों को अपने गले लगाकर उन्हें भविष्य के लिए नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि चंद्रयान की पूरी सीरीज ही बीजेपी के प्रधानमंत्री की देन रही है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को पीएम मोदी की देन बताया। To oversee Chandrayaan 3, the series of which started with Chandrayaan 1, the clearance of which was given by then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, and the third of series happening under Prime Minister Modi. और अंतरिक्ष राज्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी देश के वैज्ञानिक सभी मामलों में दक्ष थे, लेकिन उस समय विज्ञान की प्रगति के लिए जो अभाव था, जो कमी थी, वो अब जाकर पूरा हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, निष्ठा भी थी, मेहनत करने का जज्बा भी था, आंखों में सपने भी थे, और कुछ ना होते हुए भी कर गुजरने का साहस था। लेकिन अभाव था अनुकूलता का, और वो अभाव अब पूरा हुआ। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार को विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में फंडिंग के लिए काफी उदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में 142% की बढ़ोतरी की गई है। 2% increase in the last 9 years. The budget of Department of Space in 2013-14 was 5,168 crore and 96 lakh. You can check, verify. The budget in 2023-24 for Department of Space is 12 crore 5,043 crore 91 lakh, nearly 13,000 crore, almost 3 times increase. और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और राज्यसभा में चंद्रयान पर हो रही चर्चा में भी विपक्ष सियासत कर रहा है, ये कहना है बीजेपी से राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे का। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में बीजेपी सांसद ने कहा कि चंद्रयान से भारत का मस्तक दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष का सियासत करना उचित नहीं है। हमारे साथ सरोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे हम जानते हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। मैम, क्या रहा राज्यसभा में जो चंद्रयान पर डिबेट था, उसका क्या लबोल हुआ? ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि पर सदन पे चर्चा शुरू हुई। ये उपलब्धि हम सबको गौरवान्वित करती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस चंद्रयान पे हम उस जगह पहुंचे हैं जिसमें देश पहले स्थान पर है। आज तक इसके पहले किसी भी देश ने दक्षिण ध्रुव पर जाने की स्थिति में नहीं थे। विपक्ष का क्या रुख था इस चंद्रयान पर? विपक्ष हर विषयों पर राजनीति करता है। अगर उन्होंने वैज्ञानिकों को सराहा, लेकिन वो राजनीति के तहत
सरकार को इसका श्रेय नहीं देते हैं। स्वरूप पांडे जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो कह रही हैं कि चंद्रयान पर राज्यसभा में जो डिबेट हुआ है बहुत ही फ्रूटफुल, लेकिन विपक्ष उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और भाजपा के राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कांग्रेस को उस आरोप पर पलटवार किया है जिसमें कांग्रेस ने संविधान की वितरित की गई प्रति से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने का आरोप लगाया है। महेश जेठमलानी ने कहा कि कांग्रेस का ये आरोप निराधार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। महेश जेठमलानी ने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संविधान की मूल प्रति वितरित की थी। उन्होंने कहा कि यह मूल्यवान है क्योंकि संविधान सभा ने इसका मसौदा तैयार किया था। उन्होंने कहा कि और संशोधन वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें कुछ गलती है। ये ओरिजिनल ये बात शुरू हुई कि हमने उनको लॉ मिनिस्ट्री ने उनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसीलिए वैल्यूएबल होता है, मूल्य होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। और इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर संविधान की वितरित की गई कॉपी से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गायब करने और सरकार पर संविधान को जानबूझकर बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का समर्थन किया। संसद भवन परिसर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने कहा कि वितरित की गई संविधान की कॉपी के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। नो, मैं प्रेम्बल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत फोरम की 28वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं और सबके अधिकारों की रक्षा हमारा दायित्व है। All men are born free and equal. At the beginning of the Universal Declaration of Human Rights. It was then India's representative Hansaben Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life. वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए एरियल डिप्लोमेसी पर भारत की बढ़ती पकड़ पर विस्तार से चर्चा की। Much before the Western world got acquainted with the concept of equal human rights through Magna Carta, a revered sage of philosopher from southern India, Basavanna, promoted the concept of individual liberty and equality. He created an assembly of people which was called Anubhava Mandapa, where people, irrespective of their class and gender, would participate and determine their collective fate. Similarly, the concept of a republic may appear modern, but nearly 2,800 years ago, India had the world's first people's representative government in Vaishali.
एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो हमने आपको बताया कि एरियल डिप्लोमेसी क्या है, और हमने आपको कहा कि जो एयर चीफ मार्शल उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो बयान आप सुनाते हैं। Our Constitution adopted universal adult franchise right since the inception of the Republic and enabled us to usher in numerous silent revolutions in the field of gender justice and protection of life and dignity. We ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. तो राष्ट्रपति बता रही थी कि किस तरह से मानवाधिकारों की रक्षा करने में भारत का एक ऐतिहासिक योगदान रहा है, और वो किस तरह से और भी, चाहे वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। इस बात का जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही थी। दूसरी खबर ये कि एयरफोर्स प्रमुख ने कहा है कि भारतीय वायुसेना जेंडर एग्नोस्टिक है और वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की गई है। Aerial diplomacy has now taken the center stage in the last couple of years. Last year was very healthy mix of in and out visits by air forces. We had a unique opportunity of carrying out a tactical leadership program. We sent our aircraft to Egypt, 3 aircraft with staff there to carry out the course in Egypt. Seeing that model, the UAE requested for the same. We did almost a similar program in UAE last year. आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सदन को संबोधित कर रही हैं। Vikram probe did something spectacular again. Having reached the South Pole, for the first time, the density and the temperature of the moon's ionosphere has been recorded. Several people went to the moon earlier, landed in the moon earlier, but we did the first thing of landing in the South Pole. But for the first time again, the moon's ionosphere and its density and the temperature there has been recorded by our Vikram probe. Interestingly, from the probe, the rover which is moving slowly on the surface of the moon, the Pragyan rover, in its exploration has unearthed groundbreaking discoveries, sir. The presence of sulfur, for instance, in the lunar South Pole has come as a very big surprise to the scientific community. So, I'm happy to say Chandrayaan-3 landing in the South Pole for the first time does not just stop there, it has also created a lot more record on its own. Just going back, Chandrayaan-2 also would have achieved, but for the last minute tragic failure, but ISRO showcased to the world that it shall not be deterred by that failure. It would learn lessons. Every strand of the errors have been identified, lessons learned, and today we see that the ISRO has corrected itself to the extent that very many little errors which had crept in earlier had been removed, and better solutions have been offered than what had been given in Chandrayaan-2 itself. No wonder that the chief, S. Somanath, has been received by the Indian common citizen everywhere. When he went into a flight, people stood up and clapped for him. This is the kind of respect Indians have, we our people have, for such great achieving scientists of this country. Nobody ever forgets them. And today, ISRO and ISRO scientists are all very recognized by people of India. And in the process, I'll later delve into this point. They are people who have studied from tier 2, tier 3 colleges, gone into Indian Institute of Sciences and many such institutions. But they are there sitting and contributing for the future development of India and also sharing their knowledge with the entire space community all over the world. Now, if I spoke about Chandrayaan-2, sir, I'll also
take this opportunity to say about Chandrayaan 1, which was launched in 2008. Even that was a wonderful, sir. Honorable members, what a sight. Look at the galleries. Look at the gallery. तो किस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता ने वैज्ञानिकों को, देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। और जब वो बता रही थी कि वहाँ जिस तरह से प्रज्ञान रोवर ने जो ऐसी ऐसी चीज़ें खोजने का काम किया जो अब से पहले तक नहीं जानती थी वैज्ञानिक कम्युनिटी, जो समुदाय है, उसको हमारे इसरो के द्वारा, चंद्रयान 3 के द्वारा उसको डिस्कवर किया गया। इन बातों का जिक्र चूँकि आज राज्यसभा में चंद्रयान 3 स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर जो है उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। तमाम वक्ता जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी आप सुन रहे थे जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो इस राज्यसभा में इसी मुद्दे पर अपनी बातें रख रही थी। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। चुनाव आयोग ने युवा और भावी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध कॉमिक पात्र चाचा चौधरी और साबू का सहारा लिया है। आयोग ने कॉमिक बुक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल की 62 पृष्ठों वाली डिजिटल कॉपी जारी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ आज ECI और प्राण कॉमिक्स की संयुक्त पहल एक कॉमिक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल लॉन्च की। इसे अब चाचा चौधरी, साबू, राका, धमाका सिंह, बिल्लू और अन्य हास्य पात्र अब बच्चों को चुनाव के बारे में जागरूक करेंगे। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर हाल में सभी मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाना है। तो इस तरह के कॉमिक सीरीज़ और इस तरह की कॉमिक चीज़ें जारी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जो 18 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो मतदान करने के लायक हैं, वो ज़रूर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, राज्य विधानसभाओं के चुनाव हों, आप जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मताधिकार आपका एक संवैधानिक अधिकार है। और मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि बीते सालों में ये देखा गया है कि चुनाव में, खासकर ग्रामीण इलाकों में तो 60% 70% तक टर्नआउट होता है वोटिंग का, लेकिन शहरी इलाकों में 50% या फिर उससे भी कई बार कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। तो शहरी इलाकों के जो मतदाता हैं उन्हें भी जागरूक करना मकसद है और ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं को भी जागरूक करना कि आप आइए, अपने मताधिकार का, जो आपका एक संवैधानिक अधिकार है, उसका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि लोकतंत्र में आपकी भी भागीदारी हो सके। बढ़ेंगे आगे। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 24 सितंबर को तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित अवसंरचना का उद्घाटन करेंगे। तेजू हवाई अड्डा तेजू शहर में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और ATR 72 प्रकार के विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम है। AAI ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजू हवाई अड्डे को प्रचारित करने के लिए विकास और उन्नयन कार्य किया। 170 करोड़ रुपए की लागत से किए गए इस कार्य में रनवे का विस्तार 1500 मीटर बाय 30 मीटर तक किया गया है। ATR 72 प्रकार के 2 विमानों के लिए नए एप्रन का निर्माण, नए टर्मिनल भवन और फायर स्टेशन सहित ATC टावर का निर्माण हुआ है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए आज डिजिटल इंडियन डायलॉग्स का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इस विधेयक को अमल में लाने के लिए उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत हुई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के हर चरण को हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया है।
Digital India Dialogues, which is interaction with the industry and other stakeholders on the roadmap for implementation of this very landmark Digital Personal Data Protection Bill. As you know, every step of this Digital Personal Data Protection Bill has been evolved through consultations with the stakeholders. This is a approach that the Honorable Prime Minister has advocated repeatedly, that all laws and rules for the technology ecosystem must be developed in conjunction with the practitioners, the startups and the youngsters who are involved in this tech ecosystem. दिल्ली में एनसीसी का अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर का एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने उद्घाटन किया। इस शिविर में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित होकर 1547 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 680 छात्रा कैडेट भी शामिल हैं। दिल्ली पहुंचने पर ये कैडेट कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर चल रहा है। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए कितनी खुशी लग रही है? सर हमें बहुत खुशी है और मैंने यहाँ तक आने के लिए सर मैं काफ़ी स्ट्रगल किया और मेरा एम भी बन चुका था सर कि नहीं मैं DGNCC के लिए जाऊँ और TSC फाइनल करके आऊँ। यहाँ पे 17 डायरेक्टरेट के लड़के आए हैं जो कि कुल मिला के 1550 के लगभग कैडेट्स आए हुए हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर आने के लिए ऐसा कोई मतलब SD SW नहीं होगा जिसने मेहनत नहीं की हो। हम OT ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है, हम UP डाक के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और सर हमने बहुत हार्डवर्क किया, OT में बहुत रगड़ा खाया यहाँ तक आने के लिए। सर हर NCC कैडेट का एम होता है कि मैं DGNCC जाऊँ, DGNCC में कैंप करूँ। हर NCC कैडेट का सर ये ड्रीम होता है और हमने यहाँ पे आने के लिए सर बहुत स्ट्रगल किया और अपनी फैमिली से भी 3 महीने दूर रहे। पूरे इंडिया में सर लगभग 15 लाख बच्चे हैं, उसमें से 1500 बच्चे की छटनी हुई, तो आप कुछ सोच सकते हैं बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। सर हमने जब हमें खतरा बना रहता था हम प्री टेस्ट 2 में कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जब सब बच्चे रात को सोते थे सर हम रात को रनिंग पे जाते थे, पूरी रात प्रैक्टिस करते थे। सर जब सिलेक्शन हुआ जितना पैरों में दर्द था सब रिलैक्स हो गया। सर यहाँ पे सर होता है जैसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है और भी कई सारे इवेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन है, फायरिंग है, MR है, मैप रीडिंग है और लगभग 7 से 8 इवेंट है सर। उसमें हर इवेंट में आपको मेहनत करना होता है, बिना मेहनत के सर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसके लिए काफ़ी कैंप करने होते हैं। लगभग हम लोगों ने 3 महीने से लगातार कैंप करते आ रहे हैं। सबसे पहले जब IBC कंपटीशन हुआ था सर तो उसमें से सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और इसी तरह से सर फिर उससे आगे मतलब डायरेक्टेड में आए तो प्री TSC 1 में भी 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सर हम 50 100 बच्चे थे, उनमें से 4 5 का ही सिलेक्शन हो पाया है और इसी प्रकार सर अब यहाँ पर भी हम लगभग कम से कम 45 से 50 बच्चे थे, उनमें से हम सर 8-9 लोग आ पाए हैं यहाँ तक। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि करीब देश भर में 15 लाख से ज़्यादा कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से केवल 1550 कैडेटों को यहाँ आने का मौका मिला है। देश की राजधानी दिल्ली यानी कि NCC महानिदेशक के इस कैंप में आने का मौका मिला है और यहाँ ये विभिन्न प्रतियोगिताओं के बीच होकर गुजरेंगे जिसमें अपने आप को अव्वल आने का ये प्रयास भी करेंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक समर्थन प्राप्त अपराधों और हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद और वहां की यात्रा करने की सोच रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एक परामर्श जारी किया है। अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनीतिकों और भारत के खिलाफ चल रहे एजेंडे का विरोध करने वाले भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि हमारा उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा। कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को देखते हुए विशेष रूप से भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के अनुसार कनाडा में भारतीय नागरिकों और भारतीय छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों के साथ संबंधित वेबसाइटों या मदद पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकरण से उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन या अप्रिय घटना की स्थिति में कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में सक्षम होंगे।
और अब बात करेंगे मेरा माटी मेरा देश की। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में शुरू किए गए मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान को लेकर झारखंड के सिमडेगा जिले में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक भी सहभागिता निभा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने का एक विचार है। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सिमडेगा जिले में अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूर्व सैनिक और आम लोग भी इससे जुड़ गए हैं और घर घर जाकर मिट्टी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा यह बहुत ही वीरों के सम्मान में समर्पित कार्यक्रम है, जिसका जनताओं के बीच, ग्रामीणों के बीच यह कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और वीरों का यह बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे भारत देश में वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली कर्तव्य पथ में अमृत वाटिका बनाया जा रहा है, जहां हर जिले से, हर घर से मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गांव के सामान्य व्यक्ति को देश की माटी के महत्व के बारे में बताना है और उसे जोड़ना है। पूर्व सैनिक भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका मानना है कि अभियान के दौरान देशवासियों के मन में सैनिकों के प्रति जो सम्मान का भाव दिखाई पड़ रहा है वह काबिले तारीफ है। आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन मेरे मिट्टी मेरे देश कार्यक्रम के साथ हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में शहीद सैनिकों, उनके परिजनों, सेवारत सैनिकों, उन क्षेत्र के प्रति देशवासियों में श्रद्धा, देश प्रेम, सम्मान की भावना का इजहार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। झारखंड के सभी 24 जिलों के 260 प्रखंडों एवं 4,344 पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिंह मनु के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अजरबैजान के नारगोन कारबाख पर आक्रमण के 24 घंटे के भीतर आर्मेनिया समर्थित अलगाववादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके साथ ही इन अलगाववादियों ने अजरबैजान के साथ युद्ध विराम पर भी सहमति जताई है। अजरबैजान ने शर्त रखी है कि युद्ध विराम तभी होगा जब नारगोन कारबाख के अलगाववादी अपने सभी भारी हथियार सरेंडर कर दें। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष विराम की पुष्टि की है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के शुरू होने बस कुछ ही दिन का ही समय बचा है। आज क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक एंथम को लॉन्च किया गया। इस एंथम के बोल हैं दिल जश्न बोले। इसे तैयार किया है प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने। इस एंथम में बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पूरे दम से और जोश से खिलाड़ी भिड़ेंगे, देखो जम के फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे। हो अपनी टीमों की जर्सी पहन के रेडी रहना सभी, होगा एक दिन में गाना बजाना, रोना हंसना सभी। वनडे चमत्कार भी है, वनडे में टकरार भी है, हर किसी की धड़कने भी डोले। दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, बोले बोले बोले, दिल जश्न जश्न बोले। खेले जा
तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का एंथम जो है वो लॉन्च हो गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।